हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया और बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों हम लोग ने इसके पहले 8 लेक्चर वेक्टर्स की देख रखी है। आज हम लोग वेक्टर्स के 9th लेक्चर पर आ गए हैं, जिसके बीच में एक लेक्चर 5 पार्ट ए 5 पार्ट बी के फॉर्म में भी है, जहां पर हम लोग ने कुछ एडिशनल नॉलेज कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गैदर किया है। आज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पर कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग ने क्रॉस प्रोडक्ट की बेसिक सीख रखी थी, कुछ एप्लीकेशंस बचे हुए हैं बच्चों, उसी पर बात करने वाले हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में हम लोग बात कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ एप्लीकेशंस पर। ठीक है, तो भाई सबसे पहली एप्लीकेशन है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग कैसे वेक्टर की मदद से निकाल सकते हैं। बच्चों अगर पैरेललोग्राम का कोई दो साइड किसी वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, किसी पैरेललोग्राम का कोई भी एडजेसेंट दो साइड अगर किसी वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, कहा जाता है इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा, पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा इज गिवन बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अब वो कैसे, देखो बच्चों हम लोग जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इनटू हाइट। ठीक है ना, ये होता है बेस इनटू हाइट। अगर हम लोग जानते हैं कि ये बेस है और ये हाइट है, तो हम लोग कुछ इस तरह भी सोच सकते हैं कि ये हाइट क्या है? ये हाइट है बी साइन थीटा। मतलब ये अगर वेक्टर बी है, इस लंबाई को हम लोग बोलते हैं बी है मैग्नीट्यूड, तो ये लंबाई है बी साइन थीटा और ये वाली लंबाई है ए। तो हम लोग बोलते हैं बेस इनटू हाइट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो बच्चों बेस क्या है? ए, और हाइट क्या है? बी साइन थीटा। ठीक है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। और हम लोग जानते हैं कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी होता है ए बी साइन थीटा। तो इस तरीके से हम लोग हमेशा ऑब्टेन कर सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा। देखो बच्चों हम लोग बोर्ड पे लिख रखे हैं, इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट्स द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट विल गिव द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। मैंने जो बताया कि अगर दो एडजेसेंट साइड किसी वेक्टर से रिप्रेजेंट किए जाए तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वही इस पैरेललोग्राम का एरिया भी होगा। ठीक है, हम लोग इसे यूज करने वाले हैं अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में अलग जगह पर। ठीक है, ऐसे ए क्रॉस बी ना, ऐसे अगर सोचो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकालता और मैं सिर्फ ए क्रॉस बी फॉर्म में छोड़ देता तो हम लोग को एक डायरेक्शन भी मिलता। वो डायरेक्शन किस तरफ होता? वो डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर की तरफ होता। हम लोग जानते हैं ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है वो जिस भी प्लेन में ए और बी है उसके परपेंडिकुलर में होता है। तो अगर बच्चों ये है ए और ये है बी, तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड आता है। हाँ या ना? हम लोग समझते हैं कि अगर ये ए है ये बी है तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन मिलने वाला है वो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसका मॉड निकाल लूं तो बस वैल्यू आएगी। अगर हम लोग पूरे ए क्रॉस बी करके रख दें तो हम लोग को वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन मिलने वाली है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी ऑब्टेन दिस एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बाय क्रॉस प्रोडक्ट। एक और बात, अगर अपने बात करते हैं ट्राइंगल की, हम लोग जानते हैं ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर बच्चों ये बेस है ये हाइट है ना, ये बेस है ये हाइट है। मैं अगर जानता हूं ये कोई एंगल अगर थीटा है, हम लोग जानते हैं बेस इनटू हाइट क्या है, अभी निकाल लेते क्या? ए क्रॉस बी का मॉड, उसी का हाफ करना है बस। ये क्या हो जाएगा बच्चों? एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल का दो एडजेसेंट साइड बच्चों किसी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाए तो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल। कैसे? मुझे पता है ए क्रॉस बी का मॉड मतलब ही होता है जैसे बेस इनटू हाइट। कैसे? अगर बोला जाए अगर ये बी है तो बच्चों ये हाइट क्या है? बी साइन थीटा। दिख रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जहां पे बी मेरा हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर क्या होता है? हाइपोटेनियस साइन थीटा, बी साइन थीटा, और बेस है मान लो कोई ए, तो ए इंटू बी साइन थीटा इज द बेस इंटू हाइट। हाफ ऑफ इट फॉर्मूला ट्राइंगल का, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो ये रहा, तो हम लोग यहां पढ़ सकते हैं बच्चों। देखो, इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल देन हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल गिव द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो भैया अगर अपने को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना आता है, अपने को एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकालना आ जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं है, बस हाफ ऑफ
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है ना, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, या फिर बोल सकते हैं कि हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मॉड होता है, राइट। तो जो भी है उसके एप्लीकेशंस फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन बोर्ड पर मैंने सामने रखी है भाई, देख लो एक बार। क्या बोला गया है, कैलकुलेट, क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय दिस। तो अगर हम लोग को ए क्रॉस बी करने कहा जाता है, एक तरह से अगर बोला गया है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, तो ये क्या है बच्चों, ए क्रॉस बी का मॉड। मुझे यहां वेक्टर ए और वेक्टर बी प्रेजेंट कर दिया गया है, मुझे सबसे पहले ए क्रॉस बी करना है, फिर इसका मॉड निकालना है। तो पहले लिखेंगे आई, लिखेंगे जे, लिखेंगे के, लिखेंगे आई, लिखेंगे जे, लिखेंगे के। अब ये क्या है, 1 - 2 और 3, यहां लिख दो बच्चों 1 - 2 और 3, और यहां है 4 और 5, के है ही नहीं, तो लिखेंगे 4 और 5 0। ये हो गया ए क्रॉस बी करना, ठीक है ना, ए क्रॉस बी कर रहा है। अपने आई जे के लिखेंगे, फिर ए के एलिमेंट्स लिख दिए, आई के नीचे आई का, जे के नीचे जे, के नीचे के, और फिर बी के एलिमेंट्स लिखे, आई के नीचे आई, जे के नीचे जे, और के नीचे 0, राइट। अब बारी आती है इधर प्लस माइनस प्लस सिंबल देने की। अब लिखते हैं यहां पर प्लस आई कैप। अगर ये एलिमेंट पकड़ते तो ये वाला रो और कॉलम भूल गया, दिस इंटू दिस, -2 इंटू 0 0, -5 इंटू 3 15, माइनस जे पकड़ते हैं तो इसका रो और कॉलम भूल जाते हैं, माइनस जे। तो क्या बचा भाई, 1 इंटू 0 और 3 इंटू 4। अब बारी आती है के की, अब के पकड़ते हैं उसका रो और कॉलम भूल जाते हैं, लिखते हैं प्लस के, क्या है भाई 1 इंटू 5, -4 इंटू -2 मतलब माइनस ऑफ माइनस मतलब +8। कैसे 4 2 8, माइनस साइन के साथ, तो माइनस ऑफ -8। तो बच्चों आंसर आता है -15i + 12j + 13k। को ऐड करने पर ये -15i + 12j 13k, राइट। अब हमें क्या करना है, ये ए क्रॉस बी आ गया, अपने को ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बताना है, वही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। तो कैसे निकालेंगे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, √15² + 12² + 13²। बच्चों ये जो भी होगा ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। 15² समझ आ रहा है, 15² + 12² + 13² करने पर जो भी आएगा ये अपना ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आने वाला है। हम लोग समझ सकते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। ये होगा 225 + 144 + 13 का स्क्वायर मतलब 169। सबको आराम से बच्चों ऐड करो और देखो क्या आता है, ठीक है। यहां से सॉल्व कर लोगे। ये लास्ट स्टेप मैं छोड़ रहा हूं, इसे ट्राई करके आंसर निकाल लेना, राइट। वो जो भी आएगा वही होगा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो स्टेप क्या था भाई, अगर अपने को एरिया पैरेललोग्राम निकालने बोलता है तो जो भी दो साइड दिए हुए हैं एडजेसेंट साइड, उनको क्रॉस प्रोडक्ट करना है और उनका मॉड निकालना है, राइट। आगे बात करते हैं। अब हमें बोला गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब बोला गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो क्या करेंगे, पहले ए क्रॉस बी कर लेते हैं। तो भैया ए क्या है, 3i + 4j क्रॉस -3i + 7j। अपने चाहें तो डिटरमिनेंट रूल यूज करें, चाहे तो सीधा बस आराम से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब ये क्या होगा, हाफ ऑफ i क्रॉस i 0, i क्रॉस j k। तो ये होता है 3 7 21 k। i क्रॉस j हम लोग जानते हैं ना, नियम क्या था, i क्रॉस j देता है k, j क्रॉस k देता है i, k क्रॉस i देता है j, j क्रॉस i -k, i क्रॉस k -j, k क्रॉस j -i एंड सो ऑन, है ना। तो 21 k, तो i क्रॉस i 0, i क्रॉस j k, j क्रॉस i, बच्चों j क्रॉस i -k, तो 4 3 12 -12, है ना, -12, 4 इंटू -3 हो रहा है ना, तो 4 इंटू -3 -12, और j क्रॉस i देता है -k, तो टोटल हो जाएगा +12k। फिर से बता दूं, 4 इंटू -3 होता है -12, और j क्रॉस i बच्चों दे रहा है -k, तो 2 बार माइनस आ रहा है, 2 बार माइनस आ रहा है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जा रहा है
इट मीन्स अब यहां पे इसका मॉड निकालना है, ये हो गया 21 + 12 33, तो हाफ ऑफ मॉड ऑफ 33k, बड़ा आसान सा सिंपल सा कैलकुलेशन, 33k मतलब 33/2 कितना हो जाएगा ये, दिस इज लाइक 16.5। अब जो भी यूनिट रहेगा वही वाला यूनिट स्क्वायर है ना, अगर ये मीटर्स में होता तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ नहीं दिया तो बस यूनिट स्क्वायर 16.5। ठीक है, 3 7 = 21, 4 3 = 12, माइनस माइनस प्लस हो गया, इस तरह का रिजल्ट आ गया। ठीक है, नाउ बच्चों एक थियरी जाननी है हम लोग को यहां पर आगे। लेट अ फोर्स F be acting on a body free to rotate about point O and let R be the position vector of any point P on the line of action of the force, then the torque of this about O is defined as। बच्चों अगर बोला जा रहा है एक पॉइंट O है जिसके अबाउट इस पॉइंट, लेट अ फोर्स F be acting on a body free to rotate about a point O, पॉइंट O के अबाउट एक बॉडी जो रोटेट कर सकती है। ठीक है, लेट R be the position vector of any point P on the line of action of force। मान लो यहां पे एक पॉइंट P है जहां पर अपने फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे हम लोग फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, देन टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट पॉइंट O इज डिफाइंड एज। बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला जान के रख लो, अगर ये R है, ये पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट P की, और इस पॉइंट पे तुम एक फोर्स दे रहे हो, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। मैं टॉर्क के बारे में डिटेल में बात करता हूं जब हम लोग क्लास ऑफ लॉज ऑफ मोशन थोड़ा बहुत करेंगे, और डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग रोटेशन की बात करेंगे। टॉर्क का मतलब होता है टर्निंग फोर्स, वह फोर्स जो बॉडी को टर्न कराने में काम में आए। बट अभी के लिए ना तुम लोग बस एक जान के रख लो कि टॉर्क का मतलब होता है R क्रॉस F। R मतलब जिस पॉइंट के अबाउट वो बॉडी रोटेट कर रही है, जैसे मान लो वो चेयर है या फिर कोई गेट है ना, जैसे एक रिवॉल्विंग चेयर होती है ना, वो बीच के एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही होती है, या फिर गेट है जो अपने एक एंड के अबाउट रोटेट करती है, तो वो उस गेट के एंड पर ये पॉइंट O है, और यहां से एक लाइन खींचा गया सीधा सा, जिस पॉइंट पे तुम अपना वो पकड़ के गेट के नॉब को खोल रहे हो या ढकेल रहे हो, वहां पे तुम फोर्स लगा रहे हो। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया उस पॉइंट के जहां तुम ढकेल रहे हो, ये F हुआ। R क्रॉस F है टर्निंग फोर्स का फॉर्मूला, टाउ का फॉर्मूला। जब कभी तुम्हें बोले टाउ वेक्टर टाउ बताओ या टॉर्क की मैग्नीट्यूड बताओ, तुम्हें R क्रॉस F करना है। बोला जाए कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड बताओ तो मैग्नीट्यूड निकाल लो इसका R क्रॉस F का, अगर बोले टॉर्क बताओ वेक्टर साइन के संग चाहिए तो R क्रॉस F कर दो बस। ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन द वेक्टर A वेक्टर्स इज A and B is theta। The angle between the vector A and B, ये हटा दो, the angle between the vectors A and B is theta। The value of the triple product A dot B cross C is, okay। भाई हम लोग एक नया चीज सीख रहे हैं, वो है ट्रिपल प्रोडक्ट। अब वो क्या होता है, देखो तीन वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन पर हम लोग को स्केलर भी मिल सकता है, देखो दिख रहा है स्केलर रिजल्ट देगा, और तीन वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन पर हम लोग को वेक्टर भी मिल सकता है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं ये दो वेक्टर मल्टीप्लाई करने पर ऑब्वियसली वेक्टर देंगे, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा रिजल्ट वेक्टर आता है ना। दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करने पर वापस एक वेक्टर दिया, और ये वेक्टर वापस एक वेक्टर से डॉट हुआ। हाँ, जब भी हम लोग डॉट करते हैं बच्चों तब आता है रिजल्ट स्केलर। इसीलिए मेरा यहां इस प्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये जानकारी बटोरने वाली एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, जानकारी है। और दो वेक्टर मल्टीप्लाई करने पे एक वेक्टर दिया और फिर क्रॉस किए, फिर एक वेक्टर आया, है ना। दो वेक्टर क्रॉस किए तो वेक्टर ही आएगा, फिर जो वेक्टर को वापस क्रॉस करेंगे वेक्टर से तो फिर वेक्टर आएगा। इसलिए हम इसे कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। पर दोनों का फिजिकल मीनिंग है, दोनों का अपना अपना फिजिकल मीनिंग है, दोनों का अपना अपना फिजिकल मीनिंग है। मैं इस फिजिकल मीनिंग वाले पार्ट पर बहुत आराम से डिटेल में बात करने वाला हूं जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। ठीक है, मैं चाहूंगा हम लोग सब इस पर बैठ के विचार विमर्श करें कि फिजिकल मीनिंग क्या क्या हो सकता है। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन रख के छोड़ता हूं जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं ठीक अगले वाले वीडियो में, जहां पर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे इन तरह के क्वेश्चंस पर। देख लो, अगर ये है एक वेक्टर, मान लेते हैं
एक क्यूबॉइड है, मान लेते हैं ऐसा कुछ, एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड समझते हो, जिसमें कोई लेंथ होती है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है। तो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, मान लो 3 साइड्स है, तीनों वेक्टर्स है ना, तीनों वेक्टर से प्रेजेंट किए जा रहे हैं, तीनों वेक्टर से प्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा? ये क्यूबॉइड ना बोल के हम लोग पैरेललोपेपेड बोले। पैरेललोपेपेड समझते हो, वो जो क्यूब है ना, उसकी अगर सरफेस परपेंडिकुलर ना होकर टेढ़ी हो जाए। रोम्बस देखते हो ना, रोम्बस से पैरेलल होकर टेढ़ी हो जाती है। समझो, ये हम लोग अगर इस डब्बे को पीट पीट के टेढ़ा कर दे, कोई मोटी सी किताब है, उसको ढकेल के दबा के थोड़ा टेढ़ा कर दे, क्या टेढ़ा कर दे, उसका वॉल्यूम क्या होगा? हमें वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेपेड के बारे में बातें करनी है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेपेड के बारे में बातें करनी है। इसके साथ साथ मैं उस वॉल्यूम पे मैं बात करने जा रहा हूं, उसके साथ साथ पहले तो ये समझ लेते हैं कि इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फिजिकल मीनिंग या इसका बेसिक मीनिंग क्या है। देखो, पहला बात तो मैं अगर B क्रॉस C के बाद डॉट कर रहा हूं तब ठीक है, पर अगर वहीं मैंने यहां पे उल्टा कर दिया, अगर बाई चांस मैंने ये कर दिया कि मैंने यहां पर क्रॉस कर दिया, यहां डॉट कर दिए, तो होगा ये कि B डॉट C बच्चों एक स्केलर होगा। बिकॉज जब भी डॉट करते हैं तो रिजल्ट स्केलर आता है, तभी तो नाम है स्केलर प्रोडक्ट, या डॉट प्रोडक्ट का नाम जो है स्केलर प्रोडक्ट क्यों है? बिकॉज B डॉट C एक स्केलर रिजल्ट देगी। एक स्केलर का एक वेक्टर के संग क्रॉसिंग पॉसिबल नहीं है। तुम कैसे करोगे क्रॉस? जब तुम जब क्रॉस करने जाओगे, तुम्हें पता है कि तुम्हें A इंटू बी इंटू साइन थीटा चाहिए। थीटा कौन सा बोलोगे जब ये खुद एक स्केलर बन जाएगा? तो थीटा तब बनता है ना जब दोनों वेक्टर्स होते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि हमेशा पहले क्रॉसिंग की जाती है और लास्ट में डॉट की जाती है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट एक स्केलर आएगा। बिकॉज वेक्टर फिर डॉट वेक्टर, वेक्टर डॉट वेक्टर स्केलर, 3 वेक्टर है इसलिए ट्रिपल, और रिजल्ट आएगा प्रोडक्ट। हम लोग कहते हैं अगर A डॉट B क्रॉस C की वैल्यू 0 आती है बच्चों, इसी को कहते हैं कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी। इसे हम लोग कहते हैं कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ, मतलब क्या हुआ? अगर अपने कहते हैं कि 3 वेक्टर एक ही प्लेन पर हैं, 3 वेक्टर एक ही प्लेन पर है, पहले समझ लें इस बात को। 1 2 3, मैं कोई भी दो क्रॉस करूं, लेट से B क्रॉस C, इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी बच्चों? इस प्लेन के परपेंडिकुलर में। B क्रॉस C की डायरेक्शन कैसे आएगी? इस प्लेन के परपेंडिकुलर में। मुझे पता है A इसी प्लेन पर है, तो B क्रॉस C को अगर मैं A के संग डॉट कर रहा हूं, मुझे पता है अगर वो एक ही प्लेन में है तो B क्रॉस C डॉट A विल बी 0। या फिर तुम A क्रॉस B डॉट C करो, A क्रॉस B का डायरेक्शन कैसे आएगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तुम डॉट करोगे C के संग, वापस आएगा 0। तुम क्या करो? A क्रॉस C करो, A क्रॉस C वो भी आएगा परपेंडिकुलर, डॉट करोगे B के संग, वो भी 0 आएगा। मतलब अगर तीनों वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होती है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होती है अगर वो कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है भाई? और अगर वो कोप्लेनर नहीं है तो क्या है, सोचो। लेट्स से B और C एक ही प्लेन पर, ऑब्वियसली दो वेक्टर मिला के एक प्लेन सोच सकते हैं, और तीसरी वेक्टर किसी भी दूसरे प्लेन में किसी भी एक एंगल पर है। अल्टीमेटली तुम उसे इमेजिन करो ना, इमेजिन करो वही एक पैरेललोपेपेड बनाता है। इमेजिन करो कोई 1 2, ये मान लो कोई ऐसे B है, ये कोई ऐसे C है, हाँ, ऐसा कुछ। मैं पता नहीं बना पाऊंगा नहीं पाऊंगा, मुझे नहीं पता, मैं ट्राई कर रहा हूं। ऐसा कुछ, ठीक है। ये अगर B C और ये अगर A, हम लोग जानते हैं B क्रॉस C या फिर C क्रॉस B ऊपर आएगा, C क्रॉस B इस तरफ आएगा, ठीक है। तुम्हें पता है इसका वॉल्यूम क्या होगा? बेस इंटू हाइट। वॉल्यूम क्या होगा? बेस इंटू हाइट, है ना। तो भाई B अगर C क्रॉस B देखें या B क्रॉस C देखें, जो भी हो, C क्रॉस B ऊपर की तरफ आ रहा है,
डॉट करेंगे जब ए से तो मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सी क्रॉस भी तुम्हारा इस तरफ है और ये ए इस तरफ है, तो अल्टीमेटली ए का जो कंपोनेंट हाइट की तरफ पड़ रहा है इंटू बी इंटू सी। अल्टीमेटली बोला जाए एक तरीके से यही तरीका है वॉल्यूम ऑफ अ पैरेलल पिपेट निकालने का। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिपेट क्या होता है, बेस मतलब एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिपेट भी हम लोग को याद रख लो अभी के लिए। मैं इसे डिटेल करता हूं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, मैंने तो सोच के रखा था मैं आगे ही बताऊंगा, बट फिर भी एक हिंट देते हुआ जा रहा हूं। इज गिवन बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर मुझे पता है वो तीन वेक्टर, ये तीन साइड है उस पैरेलल पिपेट के। पैरेलल पिपेट मतलब कोई भी तुम इमेजिन करो, कोई एक अपने किताब को इमेजिन करो, मोटी सी किताब को अगर तुम धकेल दोगे हल्का टेढ़ा हो जाएगा। तो पैरेलल पिपेट का एक स्पेशल केस होता है क्यूबॉइड या फिर क्यूब, राइट। तो मुझे अगर किसी क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है, उसके लिए भी यही फॉर्मूला रहेगा ए डॉट बी क्रॉस सी। और तुम्हें पता है वो वहां पे तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो मुझे पता है कि बी क्रॉस सी की वैल्यू आएगी बी इंटू सी, और उसकी डायरेक्शन होगी ए के अलॉन्ग में, फिर ए इंटू बी इंटू सी मेरा वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड आ जाएगा, राइट। क्यूब की बात होती सारे साइड सेम होते, सब में 90 डिग्री एंगल बनता, तो बी क्रॉस सी की वैल्यू आती, लेट्स से अगर मैं एल बोलता हूं तो बी क्रॉस सी की वैल्यू आती एल इंटू एल साइन 90 मतलब एल स्क्वायर, और उसका डायरेक्शन आता वो हाइट वाले एल के पैरेलल में, तो वापस एल क्यूब आ जाती। चलो इसके बारे में प्रॉब्लम सॉल्व में डिटेल करेंगे, अभी के लिए याद कर लो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिपेट क्यूब क्यूबॉइड इज गिवन बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जहां पर ये जो तीन वेक्टर्स लिए जाएंगे वो तीनों वेक्टर वो लेंथ ब्रेथ और हाइट होंगे, या फिर तीन साइड्स होंगे उस पैरेलल पिपेट के, ठीक है। और इस तरह से हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का सारा मीनिंग समझ गए, सारे एप्लीकेशन समझ गए। प्रॉब्लम सॉल्विंग करके और बात करेंगे। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पर मैं सीधा सीधी प्रॉब्लम सॉल्विंग में बात करने वाला हूं। अभी के लिए जान के रखो, यहां पे ये तीन जो वेक्टर्स क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद जो रिजल्ट आ रही है वो भी एक वेक्टर ही आ रही है, क्योंकि तीन ले रहे हैं वेक्टर्स ट्रिपल, और रिजल्ट भी एक वेक्टर है, इसलिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। अपने बात प्रॉब्लम सॉल्विंग में करने वाले हैं इस पर। और नाउ कुछ बेसिक एप्लीकेशन वाले प्रॉब्लम से शुरू कर रहे हैं। अब हम लोग ने लगभग सारी आइडियोलॉजी क्लियर कर ली है अभी तक इस पूरे चैप्टर की। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आ रहे हैं, जो हम लोग सीखे उसी पर। इफ अ वेक्टर 2i + 3j + 8k इज परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर 4i + 4j + alpha k, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। बड़ा स्टैंडर्ड बड़ा फेमस क्वेश्चन है। आपने जब भी दोनों को डॉट करते हैं, मुझे पता है जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो सबसे पहली चीज में दिमाग में आती है कि इन दोनों को डॉट करने पर मुझे जीरो मिलेगा। क्यों जीरो मिलेगा? परपेंडिकुलर मतलब एंगल होती है 90 डिग्री, और मुझे पता है जब भी डॉट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, a इंटू बी कॉस थीटा करते हैं। यहां थीटा 90 है, कॉस 90 मतलब जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, राइट। ग्रेट। अब बारी आई a डॉट b की, तो 2i + 3j + 8k डॉट कर रहे हैं मतलब आ जाएगा 8, 3 4 12, 8 इंटू अल्फा, ये हो गया 0। तो 12 + 8 20, अल्फा हो गए बच्चों -20/8, कितना आ जाएगा -2.5 आई गेस, है ना। 20/8 मतलब 10/4, 10/4 मतलब 2.5 माइनस, क्योंकि उस पर गया था, ठीक है, वैल्यू ऑफ अल्फा। तो कंडीशन की तरह याद रखो। एक और क्वेश्चन बच्चों सामने है, दी गिवन द वेक्टर्स a is 3i + 2j - k and 5i + 5j, find the product of the a dot b। तो पहले डॉट प्रोडक्ट निकालना है अपने को। तो मुझे पता है i को i से, j को j से, k तो है ही नहीं, तो 3 × 5 15, 2 5 25। तो पहले वाले पार्ट का आंसर आएगा 25, स्ट्रेट अवे दिख रहा है। 3 5 15, 2 5 10, 15 + 10, बात समझ में आ रहा है। i डॉट i 1, j डॉट j 1, k है ही नहीं, i डॉट j 0 होता है, j डॉट i 0 होता है, i डॉट k, j डॉट k सब 0 होता है। तो 3 5 15, 2 5 10, i को i से, j को j से डॉट करना है। इनकी बेसिक्स हम लोग ने पीछे के वीडियोस में सीख रखी है। क्रॉस के पहले हम लोगों ने डॉट पे बात की थी, ठीक है। इधर देखते हैं नेक्स्ट, द प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। अब प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, ये खास एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वापस अगर बच्चों एक वेक्टर है a, ये एक वेक्टर है b, तो a का क्या प्रोजेक्शन b पर पड़ता है? ये जो शैडो होती है बच्चों, जो शैडो होता है ना, ये जो शैडो है, ये वाला, इसी को हम लोग लिखते हैं a cos थीटा।
अगर अपने को कहा जाता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, इट इज ए कॉस थीटा। बोला जाए प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, उसको बोलेंगे बी कॉस थीटा। समझ आ रहा है? जो शैडो या फिर जो कंपोनेंट ए का बी पर गिरता है, इसे वो कहते हैं प्रोजेक्शन किसकी भाई? ऑफ ए ऑन बी। इसे करने का एक और तरीका अगर आईजे के फॉर्म में दिया जाता है, जब क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, अपने जानते हैं कि ए डॉट बी क्या होता है? ए डॉट बी होता है बच्चों ए बी कॉस थीटा। मेंटली करो, मन में करो। ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। मुझे पता है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है ए कॉस थीटा सिर्फ, मतलब मैं अगर इस ए डॉट बी में से बी को डिवाइड करके हटा दूं तो मेरा जो बचेगा वो ए कॉस थीटा बचेगा। सही है ना? ए बी कॉस थीटा बाई बी। समझ आ रहा है? तो इसी को अपने बोलते हैं प्रोजेक्शन किसका? ऑफ ए ऑन बी। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे पता आईजे के फॉर्म में जब भी रहेगा तो ऐसे करना ही सहूलियत रहेगा। देखो अगर अनरिजॉल्व फॉर्म होता तो हम लोग ए और थीटा पता था, हम लोग बोल देते हाँ ए कॉस थीटा। बट जब इस तरह आईजे के फॉर्म में रहेगी ना तो हम लोग ऐसे ही करना पड़ेगा। चलो मैं बताता हूं ऐसा क्यों हो रहा है। देखो लेट्स से ये क्वेश्चन है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी, तो ए ऑन टू बी निकालना है। मुझे पता है ये आईजे के फॉर्म में है, मुझे इनके बीच का एंगल नहीं पता है। मुझे ए कॉस थीटा ही करना है पर मुझे बीच का एंगल नहीं पता है। मैं ए का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं, फिर मैं एंगल निकालूंगा, फिर मैं करूंगा तो बहुत मेहनत ही पड़ जाएगा। इससे अच्छा मैं सीधा ए डॉट बी करूं, बाई मॉड ऑफ बी कर दूं। तो ए डॉट बी कितना आया था? थोड़े पहले निकाले 25, सीधा पुट्टी कर देना 25। और बच्चों मॉड ऑफ बी क्या है? 5 और 5 मतलब √5² + 5² है ना? 5i + 5j मतलब 5 लॉन्ग x 5 लॉन्ग y, √5² + 5² मतलब 5√2। यही हो गया पोजीशन ऑफ ए ऑन बी। ये हो जाएगा 5/√2, 5/√2, ये हो जाएगा 5/√2। द एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा? एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा? कैसे निकालेंगे बच्चों? हम लोग इस पर बात भी कर चुके हैं। कैसे निकालने का तरीका था कॉस थीटा वाला फॉर्मूला। मैं एक काम करता हूं, यहीं पे करता हूं। कॉस थीटा वाला फॉर्मूला क्या था? ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। सही है? ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। हमें पता है ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कर देंगे तो खाली कॉस थीटा ही बचना था। ये एक तरीका होता है एंगल निकालने का। किसके लिए? जब वेक्टर्स आईजे के फॉर्म में दिए जाए। ठीक है, तो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। कितना आया था? ए डॉट बी 25 आया था, लगा दो इधर 25। बी का मॉड 5√2 आया ही था, 5/बी का मॉड आया था 5√2, हाँ 5√2 आया था। और ए का मॉड कितना आया था बच्चों? √3²। ए का मॉड कितना आया था? √3² + 2² मतलब 4 मतलब +1 कितना है भाई? ये 4 + 9 13 + 1 14, √14। ठीक है ना? √14। इसे सॉल्व कर लो। कॉस थीटा इज दिस, तो थीटा होगा कॉस इनवर्स ऑफ दिस। थीटा होगा कॉस इनवर्स ऑफ किसका? ये सिंप्लीफाई कर लोगे 25 तो बचेगा 5/√14 इंटू √2। कैसे? 25/5 कट के ऊपर बचा 5, √14 √2 मतलब √28 जो भी। क्वेश्चन नंबर 4, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 इन द xy प्लेन परपेंडिकुलर टू बी। कोई भी वेक्टर बनाना है जिसकी वैल्यू 2 हो बट 5i + 5j के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, मैं बोलता हूं कोई भी वेक्टर है, वेक्टर x डॉट बी 0 होना चाहिए। ठीक है, मुझे पता है ये 5i + 5j है ना? 5i + 5j, और ये भी कोई ai + bj होगा सच दैट मुझे पता है √a² + b² = 2। यही तो है। अगर बोल दिया गया है वेक्टर b के परपेंडिकुलर है और xy प्लेन में ही है तो मतलब उसे ai + bj के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई वेक्टर बताना है जो xy प्लेन में ही है, मतलब i कैप और j कैप के टर्म्स में लिखा जा सकता है।
और उसकी मैग्नीट्यूड 2 है, मतलब रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 होगा, उसके एक्स कोएफिशिएंट और वाई कोएफिशिएंट स्क्वायर 2 होगा। तो यहां पे बच्चों डॉट करने पर ये 0 आना चाहिए, मैंने बताया तो पहले। तो क्या होगा ये 5a प्लस 5b इज 0। हम लोग बाकी सब वाइप ऑफ कर दें, बाकी सब वाइप ऑफ करता है, बहुत ज्यादा क्लटर हो गया है। तो ai प्लस bj, यहां पे 5i प्लस 5j, ये डॉट करने पे 0 आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 5a प्लस 5b इज 0। और ये क्या है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 2। ठीक है, आई डॉट आई जे डॉट जे। तो मुझे पता है a प्लस बी क्या है 0.5 कॉमन लेके हो गया, और रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है 2, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 4। स्क्वायरिंग कर दी, समझ आ रहा है भाई। a और b की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, a और b की वैल्यू दिख रहा है, a इज इक्वल्स टू माइनस बी, बस ऑपोजिट साइन के होने चाहिए। तो यहां पर मेरा अगर रिजल्ट आ रहा है 4, मैं यहां पे लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 4, तो 2a स्क्वायर इज 4, तो a स्क्वायर इज 2, तो a इज रूट 2 प्लस माइनस, मतलब मैं बोल सकता हूं मेरा आंसर है रूट 2i माइनस रूट 2j, या फिर माइनस रूट 2i प्लस रूट 2j। दोनों का साइन मुझे पता है ना, a इक्वल्स टू माइनस बी है, और यहां पे a इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2 आया। a स्क्वायर अगर 2 है तो मतलब प्लस रूट 2 हो या माइनस रूट 2 हो, दोनों का स्क्वायर तो 2 ही आएगा। तो अगर a की वैल्यू रूट 2 लेते हैं तो b की वैल्यू आएगी माइनस रूट 2। मैं a की वैल्यू अगर माइनस रूट 2 लूं तो b की वैल्यू आएगी प्लस रूट 2 एंड सो ऑन। चेक भी कर सकते हो कि डॉट करने पर ये 0 देगा। ठीक है, चेक कर सकते हो दोनों को डॉट करने पर 0 देगा। ये एक सिंपल तरीका हुआ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, बिकॉज मुझे दो बात करनी थी भाई, एक उसका मैग्नीट्यूड 2 है, दूसरा दोनों को डॉट करने पर वो 0 दे, बिकॉज हमें वो वेक्टर चाहिए था जो XY प्लेन में ही रहे बट परपेंडिकुलर रहे किसके, वेक्टर बी के। ठीक है, मतलब दो वेक्टर पॉसिबल, अगर ये वेक्टर बी है इस तरह और इसी प्लेन में, तो एक वेक्टर ये पॉसिबल, एक वेक्टर ये पॉसिबल है। तो मेरे पास दो वेक्टर आए इसलिए। ठीक है, ये वेक्टर x ऐसे हो सकता है, ये वेक्टर x ऐसे हो सकता है। उसी प्लेन में अगर बात करना है, बात होता है दूसरे प्लेन में तो सीधा k कैप से डॉट कर देते। k कैप तो है ही, i कैप जे कैप जो भी प्लेन पर है, XY प्लेन के तो परपेंडिकुलर k कैप होता ही है ना। ग्रेट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। फाइंड अ यूनिट वेक्टर किसके भाई, परपेंडिकुलर टू दिस। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, a क्रॉस b करते हैं, जो भी आएगा मुझे पता है a क्रॉस b का डायरेक्शन a और b दोनों के परपेंडिकुलर होता है। डिवाइड कर देंगे किससे, a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड से। इससे क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा जो a और b दोनों के परपेंडिकुलर में हो। कैसे निकालोगे, इधर लिख दो i कैप, इधर लिख दो j कैप, इधर लिख दो k कैप। 2 3 1, ऊपर में 1 माइनस 1 1। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस आई कैप, चेक करते 3 1 3, माइनस और माइनस प्लस, 3 1 3, माइनस और माइनस प्लस, फिर माइनस जे लिखते हैं। क्या होगा, ये रो ये कॉलम भूल जाओ, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 है ना, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 प्लस के कैप, जब के कैप पकड़े उसके रो और कॉलम को भूल जाओ, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया भाई, 4i कैप माइनस जे कैप, है ना, 2 माइनस 1 होता है, माइनस 5k कैप। ये हो गया a क्रॉस b करने पे, मॉड ऑफ इट रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये हो जाएगा एक यूनिट वेक्टर अलोंग a क्रॉस b। हमें पता है डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b a और b दोनों के ही परपेंडिकुलर में होता है, राइट। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो बच्चों देख लेते हैं। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो भाई जब परपेंडिकुलर होता था तो हम लोग बोलते थे a डॉट बी 0 कर दो। अगर परपेंडिकुलर है
तो ये करते थे एक तरह से हम लोग को इससे इक्वेशन मिल जाता था। अगर दो वेक्टर बच्चों पैरेलल आता है, अपने को कहां से इक्वेशन मिलेगा? मुझे a क्रॉस b को 0 से बराबर करना होगा। मुझे पता है कि क्रॉस करना मतलब साइन थीटा, साइन 0 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। तो जब दो वेक्टर पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल हो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 देगा, और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 देगा, बिकॉज डॉट में आता है कॉस और क्रॉस में आता है साइन, राइट। तो यहां पर हम लोग करते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप। ऊपर में है 2 5 -1। नेक्स्ट क्या है? -4 ही लेंगे ना, हाँ, -4 -6 अल्फा। ये तरीका हो गया अपना डिटरमिनेंट मेथड जिससे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, है ना। मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था ये डिटरमिनेंट मेथड क्या है, इसकी बेसिक, इसकी थियरी पीछे वाले वीडियोस में है, देख सकते हो। प्लस आई कैप, अब जिसको पकड़ेंगे उसका रो कॉलम भूल जाओ। 5 इंटू अल्फा माइनस -6 इंटू -1 प्लस, तो -6 है ना, माइनस और माइनस प्लस, फिर माइनस हो रहा है ना। वो तो ये है ना, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस प्लस हुआ, बट माइनस साइन तो लगाना ही था। फिर माइनस जे क्या होगा? 2 इंटू अल्फा -4, कैसे? माइनस माइनस प्लस, और फिर माइनस तो लगना ही था। 2 इंटू -6 -12, ये कितना होगा? +20। 4 5 20, माइनस था और माइनस माइनस। मुझे पता है कि क्योंकि पैरेलल है तो क्रॉस करने पे 0 आना चाहिए, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। ऐसा पॉसिबल है क्या एक साथ? कुछ जस्टिफाइड नहीं लग रहा है कहीं प्रॉब्लम में कुछ जस्टिफिकेशन इशू लग रहा है मुझे। आई कैप जे कैप देखिए 2 5 -1, ठीक है, -4 -6 अल्फा। हो सकता है ये -4 ना हो, +4 हो, जो भी हो भाई। 5 अल्फा -6, अगर ये वेक्टर पूरा एज अ होल पैरेलल है दोनों वेक्टर, तो क्रॉस करने पर 0 आना चाहिए। तो 5 अल्फा -6 भी 0 आना चाहिए, और 2 अल्फा -4 भी 0 आना चाहिए, राइट। अब दो में से कोई एक ही राइट होगा, दोनों थोड़ी ना एक साथ राइट हो सकता है, तो कुछ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में गड़बड़ी है। जनरली बच्चों इस प्रॉब्लम में क्या करना है, अपने को ये जो आई कैप वाला कोएफिशिएंट, जे कैप वाला कोएफिशिएंट, के कैप वाले कोएफिशिएंट, दोनों सबको अलग अलग करके 0 बराबर करना होता है, वहां से आंसर निकालते हैं। मैं इस प्रॉब्लम को यहीं पर, लेट से मैं ऊपर वाले को राइट मान के कर रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि हो सकता है कुछ यहाँ पे ये 4 वाले पार्ट में साइन देने में गलती हुई है, तो ये हो रहा है 5 अल्फा -6, तो अल्फा होगा 6/5 विच इज 1.2, है ना। कुछ गड़बड़ी हुई है, नहीं तो सबसे वही आंसर आता। अगर प्रॉब्लम लिखने में सब कुछ सही होता तो सबसे वही आंसर आना चाहिए था, है ना। वहां से भी आता है अल्फा इज इक्वल्स टू 4/2, वहां से अलग आंसर आ रहा है, यहां से अलग आ रहा है। तो इस स्टेटमेंट में ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, अदरवाइज सबसे सेम आंसर आना चाहिए था, राइट। बच्चों दिस मच फॉर दिस वीडियो। आज हम लोग यहीं पर एंड करने जा रहे हैं। ठीक अगले वाले वीडियो में हम लोग और भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ मिलने वाले हैं। वेक्टर्स के लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए गए हैं। आई होप सारे बच्चों को सारी चीज समझ में आई होगी। जो भी डाउट, जो भी दिक्कत रहा है, उसको आराम से आप लोग कमेंट में बता सकते हो। हम लोग आने वाले दिनों में उस पर और डिटेलिंग कर लेंगे फिर, ठीक है। दिस मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।